कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर मात्रक है किसका? तो एम्पियर से विद्युत धारा को मापते हैं, यानी विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए में है अधिवर्ष, बी में है चंद्रमा और एक दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और एक और दे रखा है प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है, जबकि अधिवर्ष और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा तैयारी करने में, तो बना रहिए इस वीडियो में। चंद्रमा ये समय का मात्रक है। पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक भी दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष और पारसेक ये दोनों दूरी का इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन से किसे मापते हैं? तो ज्योति फ्लक्स को मापते हैं। ल्यूमेन से ज्योति फ्लक्स को मापते हैं। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल किसका इकाई है दोस्तों? ये दाब का इकाई है ना। दाब का इकाई क्या है? पास्कल है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पे ये ऊपर की ओर उड़ता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? तो शरीर का वजन दोस्तों ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है ना। ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है। एक और दे रखा है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो दोस्तों ये 1/6 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पे जाकर। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? दोस्तों इसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम हो जाएगा। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलो में। तो ये सीधा सीधी एक गुना भाग वाला सिस्टम यहाँ पे है। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बोला ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लगातार वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हर एक एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न को आप देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो पहले उसका आयतन घटेगा। जैसे टेम्परेचर में गिरावट आएगा तो पहले उसका आयतन घटेगा, उसके बाद में उसका आयतन बढ़ेगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन है? ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सड़क पर हम लोग जब चलते हैं तो घर्षण बल लगता है जो कि हमारे चलने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन बर्फ़ पे घर्षण बल कम हो जाता है जिसके कारण उस पर चलना मुश्किल होता है। यानी घर्षण बल कम हो जाने के कारण हम लोग बर्फ़ पे प्रॉपर नहीं चल पाते हैं, फिसल जाते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ जब समुद्र में आता है तब उसका सतह जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? तब उस जहाज़ पर क्या असर पड़ेगा? तो कोई भी जहाज़ जब नदी से चलकर समुद्र में आएगा तो उसका जो लेयर है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। जहाज़ जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। वजह इसका यह है कि नदी का पानी का जो घनत्व होता है समुद्र के पानी का जो घनत्व है उससे कम होता है। यानी कहना यह है कि समुद्र का पानी नदी के पानी से ज़्यादा घनत्व रखता है, जिसके कारण जहाज़ थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है?
तो यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा कि लोहा का जो घनत्व है वो पारा के घनत्व से कम होता है। लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण लोहा का जो कील है वो पारा में तैरने लगता है, जबकि पानी में डूब जाता है। लोहा और पानी के घनत्व में पानी का जो घनत्व है वो कम होता है लोहा के घनत्व से, जिसके कारण लोहा पानी में डूब जाता है। यही बात एक और जगह पूछा जाता है, जब घनत्व की बात आए तो 2-3 क्वेश्चन इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पानी पे तेल क्यों तैरने लगता है। तो यहाँ पर भी वही होता है कि तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण पानी पर तेल तैरने लगता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका क्या परिवर्तित नहीं होगा, मतलब ज्यों के त्यों रहेगा। उसका आयतन में परिवर्तन हो जाता है, उसके भार में परिवर्तन हो जाता है, द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता है। अगर वस्तु की मात्रा बदल दिया जाए तो घनत्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी भार, आयतन, द्रव्यमान बदल जाएगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, यानी समुद्र में जो बर्फ़ होते हैं जिसको आइसबर्ग बोला जाता है, उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो इसका 1/10 भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है, यानी 9 भाग नीचे दबा रहता है और 1 भाग दिखाई देता है। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आप पिए मिला सकते हैं उस टाइम भी, तो उसको दाब अगर देंगे तो वो आपस में एक दूसरे में चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, चिपकने का कारण क्या है। तो बर्फ़ में जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो उसका गलनांक कम हो जाता है, गलनांक कम होने के कारण वो चिपक जाता है, यानी दबाव बढ़ने के कारण गलनांक कम होता है, जिसके कारण वो चिपक जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। वायुमंडलीय दाब के कारण ऊंचाई वाले जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही के टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। तो इसका कारण यह है कि वहाँ पे जो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो जाता है, जिसके कारण उबलने लगता है पानी। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है दोस्तों। तो ये तूफान आने का संकेत करता है। अगर रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाएगा तो ये साबित करता है कि तूफान आ सकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा यदि एयर में ऊपर की ओर जाकर मतलब छोड़ते हैं तो वो फट जाता है, क्यों फट जाता है। तो यहाँ पर भी वही लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और जिसके कारण वो गुब्बारा फट जाता है। जितना उसको बैलेंस बनाने के लिए प्रेशर चाहिए बाहर से, वो प्रेशर ऊपर जाकर उससे गुब्बारे को मिल नहीं पाता है, जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। हमें लगातार ऊर्जा मिलता रहता है सूर्य से, ये क्यों ऐसा संभव है। तो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन, जिसके कारण वहाँ पे लगातार ऊर्जा बना रहता है। टोटली मिला के देखें तो सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण निरंतर ऊर्जा बना रहता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, मतलब चाबी वाली जो घड़ी होती है इसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है दोस्तों। तो ये स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित रहता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। धनुष वाला एक हो गया, एक बांध वाला आता है कि कोई बांध बनाकर पानी रोका गया तो वहाँ पे कौन सा पानी में कौन सा ऊर्जा निहित है, तो वहाँ पे संचित ऊर्जा होता है। खींचा हुआ धनुष उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है, तो वहाँ पर भी और संचित ऊर्जा मैंने बोला हाँ, तो इसमें भी संचित ऊर्जा ही होगा। संचित नहीं, स्थितिज, माफ़ कीजिएगा। चाबी वाला घड़ी में और खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा निहित रहता है, संचित नहीं
स्थितिज ऊर्जा निहित रहता है। जब किसी वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाएगी। जब किसी वस्तु की गति दुगना कर दिया जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आता है वहाँ पे हम लोग हल्का झुक जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि झुकाव जो है वो गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, जिससे हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा नहीं और हम गिरेंगे नहीं। अगर आधार से बाहर हमारा झुकाव जाएगा तो हम गिर सकते हैं। इसलिए झुकाव जो है गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, इसलिए हम लोग झुक रहते हैं जब टर्निंग पॉइंट आता है। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसमें लगता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल लगता है यहाँ पर दूध से क्रीम निकालने में। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इस पर क्या असर पड़ेगा? इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसका भार जो है बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान जो होता है कांस्टेंट होता है, ये निश्चित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी इसको ले जाइए। तो इसके भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट किधर जा रही होती है? जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही होती है तो उसका वास्तविक भार से फीलिंग आता है कि हमारा भार कम है। ऐसा हम लोग कई बार महसूस किए हैं लिफ्ट में। आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी देख सकते हैं। तेल की बत्ती में, तेल की जो दीपक होता है उसके बत्ती में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? क्यों ऊपर की ओर चढ़ पाता है? केशिका बल के कारण, केशिका क्रिया बोले तो, या केशिकत्व बल के कारण तेल वाला जो दिया होता है उसके बाती में ऊपर की ओर तेल चढ़ता है। किसान लोग जो होते हैं वो जब वर्षा आता है या खेत में पानी करते हैं तो खेत की जुताई कर देते हैं। इसका भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों किया जाता है? तो केशिकत्व बल को तोड़ने के लिए, केशिका नली को तोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर केशिका नली नहीं टूटेगा तो पानी का जो है वो आसपास सर्जन होगा, पानी बहुत जल्दी खेत से उड़ जाएगा, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए खेत की जुताई की जाती है केशिका नली को तोड़ने के लिए। उत्प्लवकता से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है? तो ये तो आर्किमिडीज है। फ्लोटिंग से तैरने का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज किस देश के रहने वाले थे? तो ये ग्रीस देश के रहने वाले थे। ग्रीक या ग्रीस से इनका ताल्लुक था। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो ये प्रस्रव तरंग का उपयोग करते हैं। अपने पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रस्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। प्रस्रव वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हम लोग बोलते हैं प्रस्रव ध्वनि। ध्वनि तरंगें लंबवत होती हैं। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगें वो होती हैं लंबवत है। श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? मतलब सुनने लायक ध्वनि कहाँ से, उसका रेंज क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे ऊपर का अगर ध्वनि को सुनेंगे तो हमारा कान खराब हो सकता है, यहाँ तक कि पागलपन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला हम लोग ध्वनि सुन लेते हैं या ज़्यादा साउंड वाला ध्वनि सुनेंगे तो पागलपन भी हो सकता है, तो इससे बचें। अभी बगल में भी डीजे बज रहा है अभी, लेकिन उतना नहीं है, सुन सकते हैं।
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है कि दाब बढ़ने से ध्वनि के चाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर से असर पड़ जाता है, लेकिन दाब बढ़ने से उसके चाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। किसी भी तरह से पूछे कि दाब बढ़ाकर यहाँ वहाँ कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछता है, तो उस पर नहीं जाना है। जैसे दाब का बात करेगा तो दाब घटाने बढ़ाने से ध्वनि के जो चाल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि घुमा घुमा के पूछने लगता है कभी कभार। ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है। तो ध्वनि की अधिकतम चाल दोस्तों इस्पात में होती है। आप लोगों को भी पता होगा ध्वनि की अधिकतम चाल इस्पात में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो अभी मैंने बताया कि 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल वायु में। और एक बता दीजिए कि निर्वात में, जब हवा नहीं हो तो ध्वनि का चाल कितना होगा। तो आपको पता है कि ध्वनि को चाहिए माध्यम, संचरण करने के लिए माध्यम चाहिए। अब हवा नहीं रहेगा तो ध्वनि जाएगा नहीं, पता ना चलेगा क्या बोल रहा है, बस वही इशारा इशारा में बात होगा। तो ध्वनि बिना माध्यम से के संचरण नहीं कर सकती है, इसलिए वायु बिना हवा में ध्वनि की चाल शून्य हो जाएगा। बिना हवा के उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तभी जाकर वो संचरण कर पाएगी।